हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर पल्लव पांडे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैरोल गिल्किन के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। आप कैरोल गिल्किन का अध्ययन करने से पूर्व एक बार लॉरेंस कोहलबर्ग के वीडियो को देख लीजिएगा, जो हम इससे पहले हमने इसी चैनल पर दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप कोहलबर्ग का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक गिल्किन के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है, गिल्किन के विचारों का जो के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गिल्किन कौन थी। गिल्किन एक महिला थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के अंडर रिसर्च आपने किया था, यानी कि उनके अंडर में वो रिसर्च स्कॉलर थी, यानी कि कोहलबर्ग उनके गुरु थे, गाइड थे, मार्गदर्शक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नैतिक विकास के चरणों के सिद्धांत की आपने शुरुआत की थी। क्या है नैतिक विकास के चरण, कितने चरणों की उन्होंने बात की थी, कितनी उन्होंने कहानियां बच्चों को सुनाई थी, नैतिक कथाओं की संख्या कितनी थी, किस हिसाब से उन्होंने साक्षात्कार पद्धति का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद उन्होंने अवलोकन करके बताया था नैतिक विकास के सिद्धांत के चरणों के बारे में। तो ये पहला वीडियो जो हमने दे रखा है लॉरेंस कोहलबर्ग का, उसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। लेकिन गिल्किन ने यह महसूस किया कि लॉरेंस के जो विचार हैं वह पुरुष प्रधान हैं, पुरुष आधिपत्य से परिकर हैं। उसमें महिलाओं के उसमें तरजीह, महिलाओं को तरजीह नहीं दी गई है, महिलाओं को इसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यानी कि उनका जो नैतिक विकास के सिद्धांत जो है वो लैंगिक मतभेदों पर आधारित है, क्योंकि उसमें महिलाओं के बारे में बात नहीं की गई है। कुल मिला के जो 11 उन्होंने जो कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ जो बनाई थी, उन 11 नैतिक कहानियों के आधार पर कोहलबर्ग ने जो अपना निष्कर्ष निकाला था, उसमें से एक भी कहानी महिलाओं से संबंधित नहीं थी और निष्कर्ष भी महिलाओं से संबंधित नहीं था। यहाँ तक कि गिल्किन के विचारों से ऐसा लगता है कि कोहलबर्ग के जो प्रश्नावलियाँ थी वो उनमें भी महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर थी। तो उन्होंने इसका, गिल्किन ने एक सशक्त विरोध किया अपने रिसर्च गाइड का, अपने गुरु का, और कहा कि इनका जो विचार जो है, कोहलबर्ग का जो विचार है वह पुरुष प्रधान है, और उनसे महिलाओं के साथ उन्होंने पक्षपात किया है, महिलाओं का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। इस तथ्य के कारण कोहलबर्ग के अध्ययन मुख्य रूप से पुरुष थे, चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल का परिप्रेक्ष्य शामिल नहीं था, यानी कि फोस्टरिंग, केयरिंग, नर्सिंग, देखभाल का जो उसमें संदर्भ था वह शामिल नहीं था लॉरेंस कोहलबर्ग के विचार में। यानी कि कोहलबर्ग के जो विचार थे, नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें नर्सिंग यानी कि देखभाल, केयरिंग को तवज्जो नहीं दी गई थी। और हम ये सब जानते हैं कि यह एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांडीय सत्य है कि यह देखभाल करना, इसकी जो प्रारंभिक सशक्त हस्ताक्षर जो है वो एक महिला होती है, क्योंकि वो माँ होती है। माँ ही देखभाल करने के लिए एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसका पूर्णतः देखभाल करती है, और कहीं ना कहीं वो आत्मिक रूप से जुड़ी होती है। और आगे हम गिल्किन के विचारों का जब महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तब हमें लगेगा कि एक महिला का, नारी का कितना एक विराट व्यक्तित्व, विराट स्वरूप होता है। लेकिन गिल्किन की सबसे बड़ी इसमें एक गिल्किन की तरफ से एक जो विरोध था कोहलबर्ग के विचारों का, यही था कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह पुरुष प्रधान था, उसमें नारी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। गिल्किन का प्राथमिक जो ध्यान था, उन्होंने अपना जो किया वो लड़कियों के नैतिक विकास में था, क्योंकि बट नेचुरल है, लड़कों के नैतिक विकास के बारे में, लड़कों के नैतिक एनालिसिस के बारे में, मॉरल कॉन्सेप्ट के बारे में जो कोहलबर्ग थे वो विस्तार रूप से अपना अध्ययन कर चुके थे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण इसमें आ चुके थे। लेकिन गिल्किन ने पूर्णतया महिला होने के साथ ही एक महिलावादी, नारीवादी विचारों को आगे बढ़ाते हुए बच्चियों में नैतिक विकास की बात की थी। इसका कारण ये था, उसके पीछे मूल कारण एक तो कोहलबर्ग के विचार थे, द्वितीय बात ये थी कि नैतिक विकास के सिद्धांत जो थे वो वियतनाम युद्ध के कारण उनका जो स्वरूप था वो बड़ा विचित्र हो गया था, है ना। वियतनाम युद्ध में बच्चों के, महिलाओं के गर्भपात पर पक्ष विपक्ष की बातें होने लगी थी, काफ़ी इस पर चर्चा परिचर्चा होने लगी थी। तो ऐसे में कैरोल गिल्किन ने एक स्टडी की, एक सर्वे किया, और स्टडी करके उन्होंने निष्कर्षित किया कि जो युवा वर्ग है उनका क्या मत है वियतनाम युद्ध के बारे में और महिलाओं के स्थिति के बारे में, महिलाओं की एक जो स्वरूप है उसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्षित किया कि कैरोल गिल्किन ने निष्कर्षित किया कि जो विचार जो अभी तक नैतिक विकास के जो चरण कोहलबर्ग ने जो दिए, उनके में देखभाल का जो सिद्धांत का अभाव होने के कारण जो आने वाली पीढ़ी था
पीढ़ी थी उनमें महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक विचार का बीज वपन हो रहा है। तो इसके कारण आपने गिल्किन ने एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में महिलाओं के नैतिक विकास पर सबसे ज़्यादा अपना ध्यान फोकस किया। गिल्किन ने यह तर्क दिया कि महिला और पुरुष एक तरह से सामाजिक, देखिए भाग तो समाज के, लेकिन उनका जो सोशलाइजेशन जो है सैक्रामेंटल यानी संस्कार रूप से समाजीकरण उनका अलग अलग होता है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर दबाव बाध्यता कम डाली जाती है, यानी कि जो सामाजिक आधार पर, सामाजिक ताने बाने के आधार पर जब अगर कभी समझौता करना होता है तो उसमें महिलाओं पर मूल्यों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर महिलाओं से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे मूल्यों का के ध्वजवाहक बने और मूल्यों को वो आगे बढ़ाए। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले अधिक दबाव डाला जाता है सामाजिकता, पारिवारिक संबंध को बनाए रखने में, उसको पोषित करके रखने में, है ना। और साथ ही उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों के कल्याण की जिम्मेदारी अधिक लें पुरुषों की तुलना में। ये महिलाओं का, हमें ये बात माननी होगी कि एक विराट व्यक्तित्व है महिलाओं का, कि वह दूसरों क्या जो भला करना चाहती हैं, उनका ये क्वालिटी होती है, ये उनका वैल्यूज़ है, उनके मूल्य हैं कि वो खुद से ज़्यादा समाज, दूसरों के बारे में और समाज के बारे में सोचती हैं। और यही वह कारण है गिल्किन के मत में जिसके कारण महिलाओं पर सबसे ज़्यादा दबाव डाला जाता है, पुरुषों की तुलना में विवश किया जाता है समझौता करने के लिए। उसके पीछे मूल कारण क्या है, क्यों महिला, ये महिला की कमजोरी नहीं है गिल्किन के मत में। वो उनका कहना है कि क्यों महिलाएं विवश होती हैं या क्यों महिलाएं समझौता करती हैं, क्या उनमें कोई विवशता है या वास्तविक रूप से वो उनका प्रकृति नहीं उनका ऐसा दिया है। तो उनमें गिल्किन ने विचार दिए हैं कि महिलाओं को प्रकृति ने ही समझौतावादी बनाया है, बैलेंस रखने वाला बनाया है, संरक्षण करके, दूसरों का संरक्षण करने के लिए बनाया है। गिल्किन ने सुझाव दिया कि यह अंतर माँ के साथ बच्चे के रिश्ते के कारण होता है। भाई जननी है एक महिला, नारी एक जननी है, तो बट नेचुरल है, उसमें स्रोत अत्यधिक हैं, यानी कि उसमें संभावनाएं अत्यधिक है। मानवीय गुणों, मानवीय संस्कारों, मानवीय मूल्यों के धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए उनमें एक महत्वपूर्ण, एक उपलब्धि परक धारणा महिलाओं में होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि माँ और बच्चे का एक जो लगाव है, माँ का अपने बच्चे से जो लगाव है, वो कालांतर में विराट व्यक्तित्व को लेकर के क्रमशः समाज और राज्य, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में जननी अपने आप में समाहित करती है। महिलाओं को परंपरागत रूप से एक नैतिक परिप्रेक्ष्य में सिखाया जाता है जो समुदाय पर केंद्रित होता है और व्यक्तिगत संबंधों की देखभाल करता है। यानी कि एक नारी जो ममत्व का आधार है, मातृत्व का सशक्त हस्ताक्षर है, उससे यह नैतिक मूल्य उसमें इसमें संस्कारित किए जाते हैं ताकि वह परिवार का संरक्षण करे, परिवार में मूल्यों का संवर्धन करे, व्यक्तिगत संबंधों को परिपोषित करे और कालांतर में जाकर के व्यक्तिगत संबंध समाज में सहजता का वातावरण लेकर के आए। तो गिल्किन के विचार में मातृत्व एक अपने आप में एक इतना विराट व्यक्तित्व है जिससे पुरुष अछूते हैं। मातृत्व एक ऐसी भगवान द्वारा दी गई नारी को एक ऐसी मूल्य है, एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा सम्मान है जिसके कारण समाज में मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कैरोल गिल्किन ने अपने विचारों में नारी के मातृत्व स्वरूप को नैतिक सिद्धांतों का मूल आधार, समाज में नैतिक सिद्धांतों का मूल आधार घोषित किया। कैरोल गिल्किन ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं, यानी कि महिला में जो नैतिकता का जो विकास होता है उसके 3 प्रमुख चरणों की उन्होंने बात की है, जो कि जिसका उन्होंने नाम रखा देखभाल की नैतिकता का कारण। देखिए महत्वपूर्ण बात है साथियों, ये एक विराट व्यक्तित्व की बात है कि जब इंसान खुद के बारे में ना सोच करके दूसरे के बारे में सोचे, अपने को स्व का होम करें। ये बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि हम अपने परिवार में नारी की स्थिति देखें, नारी के कार्यों को देखें, समाज में नारी के कार्यों को देखें, देश में नारी के कार्यों को देखें और तत्पश्चात हम तुलना करें, एक बार तुलना करके देखें कि मैं शब्द के रूप में कर रहा हूँ, एक पुरुष जो है वो नारी की तुलना में कितना काम करता है। इस अंतर स्पष्ट हो जाएगा साथियों। शायद मैं स्पष्ट आपके सामने स्वीकार करता हूँ अपनी हार।
कि नारी द्वारा जो मूल्यों का संवर्धन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो बैलेंस बनाया जाता है, उसमें उनकी तुलना में मैं एक पुरुष के रूप में शून्य हूँ। ये मैं स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच या किसी तरह की झिझक नहीं है। तो ये देखभाल की नैतिकता, यानी कि दूसरे का देखने की जो भावना है, दूसरे का ख्याल रखने की जो भावना है, वह नैतिकता के विकास के 3 चरणों के आधार पर मूर्त रूप लेती है। पहला है पूर्व पारंपरिक चरण। ये ये महत्वपूर्ण चरण होता है साथियों, आरंभिक चरण है। इसमें यह महिला का जो लक्ष्य है, इसमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है। यानी महिला इसमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत होती है। यह व्यक्तित्व पर केंद्रित है और सुनिश्चित करता है कि उसकी मूल जरूरतों को पूरा किया गया है या नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ नारी खुद के बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में सोचती है, और दूसरों को जब किसी चीज की आपकी आवश्यकता उसकी पूर्ण होती है तो वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण मानती है। यह नारी का सबसे विराट व्यक्तित्व है। नारी का यही अस्तित्व है जिसके लिए वह हमेशा वह शाश्वत प्रयास करती रहती है। देखिए महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, दूसरों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में वो प्राथमिकता देती है। शायद ये बात चर्चा करने की बात नहीं है, ये बात विचार करने की बात है कि हमारे घर में भी हम देखते हैं कि कई बार जब किसी चीज़ की सीमितता होती है तो माँ सबसे पहले होती है जो ये कहती है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जबकि उस वास्तविकता यह है कि उसे भी उस चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन यह नैतिकता का आधार स्तंभ है जो उसमें मूल्यों के रूप में उसमें संस्कारित हुआ है, जो समाज में नैतिक विकास के प्रथम चरण यानी कि पूर्व प्रारंभिक चरण के रूप में सामने आता है। यानी कि नारी में जो संस्कार हैं वह स्व की अपेक्षा पर की बात करती है। और यदि नैतिक विकास का जो चरण आता है तो वह स्वयं को चुनती है। यानी कि अगर नैतिक मूल्यों के आधार पर कहीं समझौता करना होता है तो वह स्वयं को चुनती है, जबकि दूसरों के लिए वह मार्ग निर्धारण का काम करती है। दूसरों के लिए वह एक तरह से बैलेंस एटीट्यूड बनाने का काम करती है। अपना अस्तित्व को खो करके दूसरे के अस्तित्व के क्षमता संवर्धन का काम करती है। एक बहुत पॉपुलर कोटेशन है साथियों इंग्लिश में, बिना तोड़े मरोड़े हमें स्वीकार करना होगा। वह कोटेशन है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ये इसको बहुत एक मजाक के रूप में कई बार इस कोटेशन को लिया जाता है। साथियों इस कोटेशन के महत्व को समझिएगा, इस कोटेशन को एनालिसिस कीजिएगा, आपको नैतिक विकास का चरण, नैतिक विकास का संदर्भ सारा के सारा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। समाज में देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि जितने भी सफल पुरुष आज घूम रहे हैं उनके पीछे कितनी स्त्रियों का हाथ है। यानी कि उनके पीछे एक सफल पुरुष के पीछे एक ना एक स्त्री का हाथ अवश्य होता है। आइए चर्चा कर लेते हैं पारंपरिक चरण, द्वितीय चरण, नैतिक विकास का द्वितीय चरण। यह चरण, इससे महिला अपना अस्तित्व खोने को तैयार होती है। माँ जब बनता है, जब एक शिशु का जन्म होता है तो ये मान के चलिए कि माँ अपना एक अस्तित्व खो करके दूसरे अस्तित्व को जन्म देती है। एक महान संकल्पना नारी को हमें नमन करना होगा साथियों, बिल्कुल हमें नमन करना होगा। और ये चर्चा करते वक्त मेरे मन में एक महत्वपूर्ण विचार ये आ रहा है कि अमेरिका जैसा एक विकसित राज्यों का समूह है ना, भारत जैसा विकासशील, या नामीबिया चाड जैसा अर्धविकसित अल्प विकसित राज्यों का समूह, ये समस्त राज्यों के समूह की सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम इसे नकारात्मक रूप में कहेंगे कि वहाँ सभी स्थानों पर नारी की स्थिति एक जैसी है। यानी कि नारी की स्थितियों की जब बात होती है तो नारी की स्थिति वैश्विक आधार पर, विश्व स्तर पर एक जैसी है, जबकि उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। गिलगिन के विचारों से यह स्पष्ट होता है। यहाँ पर वो कहती है, स्वीकारती है कि आत्म बलिदान उसके जीवन में भलाई का स्रोत हो सकता है। क्या महत्वपूर्ण बात है साथियों, जब एक व्यक्ति अपना बलिदान करे। पुरुषों से बात कही जाए तो हमारे पास कई इप्स एंड बट्स होते हैं, लेकिन एक महिला स्व का शमन करके पर को प्राप्त करती है और सर्व की तरफ उन्मुख होती है। महान अभिव्यक्ति, महान नुक्ति एक महिला के लिए। वह अन्य लोगों की मदद करने की आवश्यकता को पहचानती है। वो इस बात को क्यों? क्योंकि उसमें देखभाल करने का गुण है। क्यों? क्योंकि वह माँ है।
ये बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है कैरोल गिल्किन की। इसमें नैतिकता कूट कूट के भरी हुई है कैरोल गिल्किन के सिद्धांत में। निसंदेह यह एक ऐसी नारीवादी ध्वजवाहिका थी जिन्होंने नारी सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन बड़ा एक हम खेद की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित होकर के रह गया है। इसके अन्य अन्य क्षेत्रों में इसके अस्तित्व को आज भी स्वीकार करने की आवश्यकता है, और उन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होने में नैतिक संतुष्टि प्राप्त करती है। यानी कि जब वो किसी की आवश्यकता को पूर्ण करना वो अपनी नैतिक दायित्व समझती है, और जब तक वो उनके अगले की नैतिक आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर देती तब तक उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। इससे ये पता लगता है साथियों कि एक नारी अपने पूरे जितने भी उसकी कैलिबर है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, जितनी भी उसकी फैकल्टी है, उस संपूर्ण फैकल्टी, पूरी क्षमता को मिला करके वह अगले का मदद करना चाहती है, और यदि वो मदद नहीं कर पाती है तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, उसका संतुष्टि का जो ग्राफ है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। एक महान संकल्पना, एक महान यथार्थ महिला के अस्तित्व के बारे में, महिला के नैतिक विकास के बारे में। अपने स्वयं के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह दूसरों को सर्वोत्तम तरीके से जीवित रहने में मदद करने पर केंद्रित रहती है। वह प्रयास करती है कि मेरा बच्चा, मेरा जो मेरे उदर से जिसका जन्म हुआ है, वह एक ऐसा व्यक्तित्व बन करके उभरे जो शारीरिक सौष्ठव, मानसिक सौष्ठव से परिकर हो। उससे अभी से नहीं साथियों, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तभी से उसकी केयर करने लग जाती है, तभी से उसके बारे में विचार करने लग जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों कि आज हम समाज में नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता के जितने भी चरण हैं वह समस्त स्टेप्स, समस्त चरण एक नारी के चरणों से होकर के निकलते हैं। हमें बात स्वीकार करनी होगी। कैरोल गिल्किन इसके लिए बधाई की पात्र है। कैरोल गिल्किन ने बहुत व्यापक रूप से इस पर चर्चा की है कि नारी एक स्वार्थ केंद्रित नहीं होती। पुरुष स्वार्थ केंद्रित हो सकता है पर नारी स्वार्थ केंद्रित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दूसरों को जीवित रखने में मदद करती है। क्या एक विशाल व्यक्तित्व है। सोचिए साथियों, हम एक दिन हमें अगर खाना ना मिले, है ना, समय पे खाना ना मिले तो हम में पुरुष, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात कर रहा हूँ, है ना, ईगो, अहम होता है ना हम लोगों में, हम पुरुष हैं, तो पुरुष को पौरुषत्व करना है। पौरुषत्व पुरुष का क्या है? नारी का सम्मान करना। स्वीकारिए इस बात को, ये बात हमें स्वीकारनी होगी साथियों। लेकिन उसे पता है नारी को कि समय पर खाना बनाना क्या होता है, किस तरह से खाना बनाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं, कई दूर सुदूर स्थानों पर, पहाड़ों में अगर आप देखें, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमालय, हिमाचल, इनकी पहाड़ियों में आप लोग देखें, पहाड़ी जो महिलाएं हैं वहाँ पर वो अपने लिए कुछ नहीं करती, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी समाज, अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षरत होती रहती है, सशक्त संघर्षरत रहती है। तो यह दूसरा पारंपरिक चरण है। जो समाज में नैतिकता के विकास का जो मूल स्रोत है वो महिला है। महिलाओं के द्वारा ही यह, क्योंकि ये जो महिला में, नारी में जो गुण होते हैं साथियों, वो संस्कार रूप से आने वाली पीढ़ी में जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो चरण है वह है पश्च पारंपरिक चरण। इस चरण में एक महिला यह पहचानती है जरूरतों के औचित्य को साबित करना। हिंसा क्या, अहिंसा क्या, कब, किस आधार पर किसका सामना करना है। यहाँ हालांकि मुझे पता नहीं, लेकिन एक नारी के मन, नारी के लिए अत्यधिक श्रद्धा है, होनी चाहिए, हम सबके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। अगर हम नारी अस्मिता की बात करते हैं तो अस्मिता की शुरुआत हृदय से होती है साथियों। तो एक महिला के बारे में कहा जाता है कि वो यमराज से लड़कर के अपने पति को वापस लेकर के आई थी। एक महान संकल्पना साथियों, यानी कि जो यमराज से लड़ गई, हालांकि ये पौराणिक कथा है, इसकी सत्यता असत्यता पे हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। हर धर्म, हर संस्कृति में नारी के बारे में उल्लेख मिलता है कि नारी किस तरह से हिंसा और अहिंसा, सत्य और असत्य की संकल्पना को आधार पर मूर्त रूप देती है। गांधीयन फिलॉसफी भी यही थी, गांधी जी भी यही कहते थे, महावीर स्वामी ने भी यही कहा था कि सत्य जो है वो एक शाश्वत स्वरूप है, लेकिन हिंसा और अहिंसा की जो संकल्पना है, सत्य और असत्य की जो संकल्पना है, वो अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अगर अस्तित्व के लिए असत्य बोलना है तो वो सत्य है, और अस्तित्व के लिए अगर हिंसा करना है तो वो अहिंसा की श्रेणी में आएगी।
तो ये इसके बारे में जो कैटेगराइजेशन है, ये सारी जो बातें हैं महात्मा गांधी, महावीर स्वामी और अन्य जितने विचारकों ने जो कही है, जो कैटेगराइजेशन कही है, वो कागज लेखी है साथियों, लेकिन उसे मूर्त रूप में परिणित नारी करती है, वो आँख देखी होती है। तो ये पश्च पारंपरिक चरण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नारी दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखती, जरूरतों को पूरा करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश में रहती है, तो ताकि कोई उसकी देखभाल से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत व्यापक साथियों, ये विचारों को समझने के लिए हमें देखना होगा समाज में नारियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। शायद अब आप समझ गए होंगे साथियों कि क्यों एक जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ नर्सेज होती हैं, नर्सेज की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों जब विद्यालयों में जाते हैं तो महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं ही नैतिक विकास का एक मूल हैं। अगर नैतिक विकास रूपी वटवृक्ष को अश्वत्थ आपको रखना है तो नारी के अस्तित्व को हमें स्वीकारना होगा, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में। तो इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण बात पश्च पारंपरिक चरण में यह है कि 2 चरण पूर्ण होने के बाद तृतीय चरण में जब महिला आती है, वो इतनी सशक्त होकर के आती है कि वह ना तो स्वयं के अस्तित्व के विगलन की बात करती है, ना अगले के अस्तित्व के विगलन की बात करती है। वो सिर्फ एक बात करती है कि मेरे द्वारा एक ऐसा पथ का निर्माण हो जिसमें सबका जो जीवन यात्रा जो है वो सुखद, सफल और सहज हो। एक महत्वपूर्ण बात है जो नारी को एक विशाल व्यक्तित्व का स्वरूप ला करके देती है। वह किसी भी तरह के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने में स्वीकार कर सकती है, वे विश्वास करती है, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए, ताकि उसके द्वारा किए गए, अपनाए गए जो पहलू हैं, अपनाए गए जो समीकरण हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वह इस्तेमाल हो सके आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए, परिवार के बेहतर भविष्य के लिए, समाज की उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि समाज और देश की जब हम बात करेंगे तो हमें आरंभ परिवार से ही करना होगा, और परिवार से ही नैतिक मूल्य एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित होते हैं, उसका जो मूल उत्स जो है वह महिला होती है। जो 3 हमने जो चरणों की बात की थी, उनका किस आधार पर संक्रमण होता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। गिल्किन का मत है कि ये जो 2 संक्रमण है, क्षमा कीजिएगा, वो देखभाल की नैतिकता के चरणों के दौरान भी हो सकते हैं। यानी कि पहले से दूसरे में जाते वक्त, चरण में जाते वक्त, और दूसरे से तीसरे चरण में जाते वक्त भी संक्रमण का ये काल होता है। यानी कि जब नैतिक विचार, जो नैतिक मूल्य हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, तो उसमें देखभाल के चरणों में संक्रमण होता है। पहला संक्रमण पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक चरणों के बीच में होता है। एक महिला की नैतिकता उस व्यक्ति से स्वार्थी बनाता है जो दूसरे की देखभाल करने की जिम्मेदारी को साझा करता है। पहले वाले में क्या होता है कि नारी खुद के अस्तित्व की बात करती है, दूसरे के अस्तित्व के बारे में समझती है, लेकिन द्वितीय में क्या है, वह खुद के अस्तित्व को विगलन करके प्रथम के अस्तित्व के द्वितीय के अस्तित्व की बात करती है, यानी कि अगले के, समाज के, परिवार के अस्तित्व को शाश्वत रखने की बात करती है। तो जब यह संक्रमण काल होता है तब भी देखभाल का जो क्रम होता है वह यथार्थ रहता है। कोई छोटी बच्ची देखिएगा साथियों, है ना, छोटी बच्ची अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है, इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन गोद में अपने भाई को या अपनी छोटी बहन को उठा करके ले जाएगी। सोचिए आपके खुद की बहन है, घर में होंगी, बड़ी बहनें होंगी आपकी, यहाँ तक कि कोई छोटी बहन होगी तो वह आपका उतना ही ख्याल रखते हैं जितने कि आपके घर की बड़ी महिला या आपकी माँ या आपकी बड़ी बहन आपका रखती है। तो यह भी जो संक्रमण की अवस्था जब होती है, जब नारी अपने अस्तित्व के बारे में भी जब सोचती है और दूसरे चरण में जाती है, तब भी वह देखभाल करने की उसकी जो नैतिक मूल्य हैं, उसकी जो एक संस्कारित मूल्य हैं, वह उसमें शाश्वत रहते हैं, उनमें किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा संक्रमण जो है वो पारंपरिक और पश्चिम दोनों चरणों के बीच में होता है। यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें महिला को सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। यह संक्रमण का जो काल है वह, इसमें महिला, हमने बात की ना हिंसा की, जो हमने इसमें बात की थी, सत्य और असत्य की बात की थी, तो इसमें दोनों में सत्य क्या है, यानी कि जो मार्ग एक्सेप्ट व्हाट इज द बेस्ट, द कस्टम विल मेक इट ईजी, आपके लिए जो उपयुक्त है आप उसे स्वीकार करें, आपकी जो आदत और आने वाला समय वो आपके लिए उसके अनुकूल बना देगा। नारी इस बात का जीता जागता उदाहरण होती है। नारी कभी समझौता नहीं करती, परिस्थितियों से अगर समझौता करती है तो वो अपने बच्चों के लिए करती है, अपने परिवार के लिए करती है।
है ना। लेकिन अगर सत्य और असत्य की बात होगी, हिंसा अहिंसा की बात होगी, प्रेम या विद्वेष की बात होगी, तो वह जो यह परिभाषा गढ़ती है, इस परिभाषा को गढ़ने के पीछे उसका जो मूल उत्स जो होता है साथियों, वह सच्चाई होती है। यानी कि वह अस्तित्व के लिए खुद की बात होती है। और अस्तित्व किसका? परिवार का, न कि स्वयं का। अपने आप के लिए, दूसरों के लिए जीवित रहने के तरीकों की तलाश करने के बजाय वह उन विकल्पों की तलाश शुरू कर देती है जो नैतिक स्थिरांकों के लिए सही रहने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। यानी कि वह इतना होने के बावजूद भी अगर वो समझौता भी करना उसे पड़ता है, तो उसमें भी वह मोरालिटी यानी नैतिकता को एक सिरमौर मान करके चलती है। यानी कि उसके द्वारा, उनके द्वारा जो भी चर्चा की जाती है, जो भी विश्लेषण किया जाता है, जो भी एनालिसिस उसमें किया जाता है, उसका जो मूल उत्स जो होता है वह नैतिकता होती है, देखभाल करना होता है। एक महत्वपूर्ण संकल्पना नारी के संदर्भ में साथियों ये कैरोल गिल्गिन के हमने विचारों के बारे में अध्ययन किया। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, कैरोल गिल्गिन को अध्ययन करने से पहले एक बार कोहलबर्ग का अध्ययन आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। तो ये हमने कुछ चर्चा की है। गिल्गिन कहती हैं कि एक महिला के लिए प्रत्येक चरण तक पहुंचने की कोई अनुमानित उम्र नहीं होती। देखिए, ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग ने 6 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु तय की थी नैतिक विकास के लिए, है ना। देख लीजिएगा वीडियो, है ना। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहती है कि नारी जब विकास के चरण में होती है, नैतिक विकास के चरण में होती है, या नैतिक संस्कारों के विकास के चरण में होती है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। किसी आयु विशेष कोई तय नहीं की जा सकती कि इस में ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का विकास होगा। वह यह भी सुझाव देती है कि कुछ महिलाएं पश्च पारंपरिक चरण तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह जो सुझाव देती है वह यह है कि चरणों के माध्यम से आंदोलन संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित होता है। यानी कि जो चरणों का जो विकास होता है वह संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? पियाजे का वीडियो हमने इसमें दे रखा है। पियाजे ने बहुत स्पष्ट किया था कि सीखने के लिए उम्र होती है। जब तक हमारा आयु का विकास नहीं होता है तब तक हम उसे नहीं सीख पाते हैं। सीखते किसी भी ज्ञान को हम नहीं सीख पाते हैं, और यही संज्ञानात्मक विकास है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और संज्ञानात्मक विकास आयु के आधार पर ही होगा। और अंतर्निहित अनुभव के बजाय किसी महिला की भावना में परिवर्तन होता है। महत्वपूर्ण बात देखिएगा। इसलिए हम कई बार मजाक के रूप में कह देते हैं साथियों, लेकिन गलत कहते हैं, है ना, कि महिलाएं बहुत जल्दी रो देती हैं। महिलाएं रोती नहीं हैं। महिलाओं में एक इमोशनल होता है, उनमें इमोशनल टच होता है। उनमें जो इमोशंस जो होते हैं, उनमें जो भावनाएं जो होती हैं, उसका मूल जो उत्स है वो जो मूल जो उत्स है वह उसके संस्कार हैं, नैतिक संस्कार। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो को देखने, वैसे आप ऐसे भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यह वीडियो आज हम चर्चा कैरोल गिल्गिन के चर्चा करने के बाद आप एक नारी को एक नए स्वरूप में देखेंगे, एक विराट व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे, और यह महसूस करेंगे कि हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज और हमारे परिवार के लिए नारी का कितना महत्व है, नारी का कितना विराट व्यक्तित्व है। शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।